प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बीकॉम सेकेंड ईयर का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है इनकम टैक्स, आयकर। इनकम टैक्स क्या है, इसको समझने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से ये है कि आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास शुरू कर रहे हैं और लगातार अब इसमें वीडियोस आने लगेंगे, तो आप जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो आएगा वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जो इस सीरीज़ से जुड़ता है उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि देखो, आप वीडियो एकदम जहाँ से शुरू होता है वहाँ से एंड तक पूरा वीडियो देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब तक हम पूरा नहीं देखेंगे तब तक हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। और एक और सजेशन है, जिनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी है, स्मार्ट टीवी, तो वो लोग उस बड़े स्क्रीन पे देखें तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कुछ बातें जो इसमें नोट करने वाली हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये नोट करनी है, तो आप उन्हें नोट कीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे और उसके बाद में आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है हम मिलकर एक अच्छी टीचिंग ऑनलाइन जो आज की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर पाएंगे। आप देखिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आज पहला जो दिन है वहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स के। वहाँ से हम पूरा सब्जेक्ट इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और वो भी बहुत जल्दी। तो सभी विद्यार्थी जुड़े, अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़े। देखिए, आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने भी ये सोचा है कि हम लोग इस तरह से काम करें कि हम ऑनलाइन पढ़ भी पाएँ। और मैं आपको बिल्कुल ये कह देता हूँ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एजुकेशन को बढ़ाने का है और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा कोई फ़ीस चार्ज करने का भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बस हमारा एक ही है, जो नॉलेज मेरे पास है तो मैं आप तक उसको पहुँचा पाऊँ। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँगा, लेकिन जो मुझे आता है वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। तो इसी कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स के बेस से। आप भी देखिए, आप अपने स्क्रीन की तरफ आ जाएं। देखिए, सबसे पहले आपके इसमें दो शब्द हैं, एक तो है इनकम और दूसरा है टैक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आय और दूसरा कर। तो इनकम और टैक्स दो अलग अलग शब्द हैं। तो मैं सबसे पहले जो आपको सिखाना चाहूँगा वो है इनकम। इनकम क्या होती है? जब हम पैसा कमाते हैं, when we earn is called income, clear? when we receive, ये भी इनकम है। किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हर व्यक्ति बिना इनकम के तो कोई काम चलता ही नहीं है ना। मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे वहाँ से जो पैसे मिलते हैं वो मेरी इनकम है। कोई मज़दूर है, वो मज़दूरी करता है तो वो उसकी इनकम है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स के मामले में हम ये कह सकते हैं कि वॉट एवर वी अर्न, है ना, वो आपकी इनकम होती है। तो इनकम को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है इनकम की स्थिति, क्योंकि हमेशा हम अपने परिवार में देखते हैं, है ना, कि क्या स्थिति है, पैसा कहाँ से आता है, इनकम क्या है, कितनी इनकम है। उसमें हम कई बार ये भी कह देते हैं बहुत इनकम है, कम इनकम है, टैक्सेबल है या नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें पता होती है। तो इनकम शब्द तो सामान्य सी बात हो गई, हम समझते हैं, दिन रात देखते हैं, जिसको इनकम है वो जानते हैं हम, है ना। अभी आप जैसे पढ़ रहे हो, आप भी ये सोचते हो हम बड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, वो कमाना ही इनकम है। दूसरा शब्द है टैक्स। तो सार्वजनिक कार्यों के लिए जो देश को पैसे की आवश्यकता होती है, उसके लिए वह लोगों से कर इकट्ठा करता है। और कर का संबंध इनकम से कर दिया जाता है, यानी जो व्यक्ति इनकम कमाता है उससे कर लिया जाता है, ठीक है। तो आय और कर दो शब्द हुए जो हमने अच्छे तरीके से समझे। मैं इनमें हमने कह दिया है कि आय होगी तो आपको टैक्स देना होगा। जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, आप पैसे कमाते ही नहीं हो, तो आपको इनकम नहीं है, इसलिए आप पे टैक्स नहीं लगेगा।
टैक्स क्या है ये भी हमने समझ लिया कि एक देश को ज़रूरत पड़ती है, बिना टैक्स के कोई भी देश आगे सार्वजनिक कार्यों को नहीं कर पाएगा। सार्वजनिक कार्य का मतलब आप चाहें सुरक्षा समझ लें, चाहे आपके सड़कें बनवाना हो या आपके पानी की व्यवस्था करनी हो, बिजली की व्यवस्था करनी हो, तो ये सारे कार्य बिना पैसे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उनको भी कर लेना ज़रूरी है। और आप समझ लें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर देश के नागरिक सही तरीके से टैक्स पूरा चुकाते हैं तो उसका जो देश में उपयोग अच्छे तरीके से हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाएंगे। ये इस अवधारणा के आधार पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। इनकम और टैक्स दो अलग अलग शब्द थे, वो हमने समझ लिए हैं। अब आप देखें, इसमें हमने आयकर के 4 नीचे लाइनें बनाई हैं। आप देखें, यहाँ से शुरू करें, स्क्रीन पे आ जाएं। सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू सोर्स, है ना। रेवेन्यू सोर्स क्या है? ये इनकम टैक्स के अंतर्गत मैंने अभी जैसे कहा कि किसी भी सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, है ना, यूनियन और स्टेट, दोनों ही गवर्नमेंट को आपके पैसे की जो आवश्यकता होती है वो टैक्स के माध्यम से पूरी होती है। इसे ही कहा गया रेवेन्यू सोर्स। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स क्या है, आप बता सकते हैं? यस, टैक्स। टैक्स इज अ रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। नंबर दो आप देखें, यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे, आप जल्दी से देखें, यूनियन और स्टेट। यूनियन का मतलब हो गया केंद्र सरकार और स्टेट यानी हो गया राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों टैक्स लगाती हैं, दोनों के अलग अलग बाउंड्रीज हैं। आप ये समझ लें कि सेंटर के जो टैक्स की लिस्ट है वो अलग है और जो स्टेट की जो टैक्स की लिस्ट है, यानी कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, उसके जो पावर्स हैं वो अलग हैं। इन दोनों को ही हम अलग अलग लिस्ट में देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है यूनियन लिस्ट। तो ये जो यूनियन लिस्ट है वो इंडिकेट करती है केंद्र सरकार के करों को, ठीक है। और दूसरा है स्टेट लिस्ट। तो इनकम टैक्स में ये जो आपके स्टेट लिस्ट है उसमें वो सारे टैक्स आएंगे जो कि राज्य सरकार जो है लगाती है, उनको उसके पावर्स होते हैं। तो ये 2 तरह के टैक्स आपके होते हैं, यूनियन और स्टेट से संबंधित। अब प्रश्न आता है कि हम जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो किस में आएगा? तो ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना पड़ेगा। जो इनकम टैक्स है वो आपके यूनियन लिस्ट में आता है, यानी केंद्रीय सरकार आपके ये टैक्स लगाती है, यानी इसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सारे किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास हैं। तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखें आप, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? देखो, टैक्स के जो तरीके हैं वो 2 हैं, एक तो डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। देखो, प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर होता है कि जब एक जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाया जाता है उसी से टैक्स ले लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और जब टैक्स जिस पे लगाया गया उससे नहीं लिया गया, वो किसी माध्यम से उनके पास पहुंचा, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसको समझते हैं, बहुत आसान है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे इनकम टैक्स है वो एक आपके डायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहली तो ये लाइन याद कर ले, इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैं सैलरी कमाता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, तो मुझे जो पैसा मिला उस पर टैक्स मुझे ही चुकाना है, यानी वो रिटर्न जो उसका फाइल करूँगा वो मैं ही करने वाला हूँ, मुझे ही, यानी आई एम लाइबल टू पे द टैक्स ऑन दैट। इनकम मेरी थी, टैक्स मैं चुकाऊँगा, अन्य कोई मीडिएटर नहीं है। लेकिन जब हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी आप सभी जानते हो, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी की बात होती है तो उसमें डायरेक्ट नहीं होता है। आप कोई वस्तु खरीद के लाते हो, है ना, उस समय जो टैक्स का पैसा है वो दुकानदार को दे के आते हो, और फिर वो जो दुकानदार है वो उस पैसे को, यानी जीएसटी को, गवर्नमेंट को सबमिट करवा देता है। तो इस बार वो टैक्स दिया तो मैंने था या आपने था, किसको? दुकानदार को, और दुकानदार ने वो जमा कराया गवर्नमेंट को।
तो ये इनडायरेक्ट हो गया ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट टैक्स वो है जब जिस पे लगाया जाता है वो ही चुकाए, तो वो आपकी डायरेक्ट टैक्स है, जैसा कि आपके इनकम टैक्स। और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, जिसके अंतर्गत आप दुकान वाले को देते हो और दुकान वाला गवर्नमेंट को देता है, यानी हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट हो गया। तो टैक्स की जो दो फॉर्म है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स आपके डायरेक्ट टैक्स में आता है। उसके बाद में आप देखें, फोर्थ पॉइंट में लिखा है आईटी एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स का जो एक्ट हम जिसके अंतर्गत हम उसमें आते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, इसका वो एक्ट 1961, यानी 1961 में जो इनकम टैक्स का एक्ट बना था, उसी के आधार पर आज भी भारत में टैक्स लगाया जाता है। उसमें जो चेंज होने वाले हैं सेक्शन, वो चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर आपसे कोई पूछे कि आईटी एक्ट कौन सा है, तो आईटी एक्ट 1961 है। ये चार बातें आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत महत्व रखती हैं, जिससे आप समझ सकें कि इनकम टैक्स क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई है। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में हम ये इसलिए पढ़ते हैं, ये आप हमेशा याद रखें, जब भी कोई नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो शब्द उपयोग में आते हैं, जो परिभाषाएं जो हैं, वो सारे हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज जो हम पहले ही पार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आप देखें, नंबर 1 पे आपके लिखा है एसएससी। ये देखिए, एसएससी का मतलब हो गया करदाता। तो एसएससी क्या है? जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है वो एसएससी होता है। या जिसे हम कह दें कि जो व्यक्ति कर देता है वो एसएससी होता है ना, क्योंकि इनकम टैक्स में जिस पे टैक्स लगाया जाता है वो ही देता है। याद रहेगी, इनकम टैक्स में जिस व्यक्ति पे टैक्स लगाया जाता है वो ही देता है। इसलिए यहाँ पे एसएससी वो व्यक्ति होगा जिसने टैक्स दिया है या जिस पे टैक्स लगाया गया है। आप एक बार इसको देख ले, एसएससी शब्द ASSESSEE एसएससी, और इसे हिंदी में कहा जाएगा करदाता, टैक्स देने वाला, करदाता। तो इनकम टैक्स में करदाता जिस पे टैक्स लगता है वो ही देता है। एक और शब्द इसमें लिखा है डीम्ड एसएससी। वैसे तो ये डीम्ड एसएससी में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब डायरेक्ट हम किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं ले सकते हैं, तो आप उसके लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। जैसे मान लो कोई माइनर है, तो जो 18 साल से कम का बच्चा है ना, तो उस पर कोई टैक्स लगा, तो वो उस पर वो लायबल नहीं है। तो उसका केयर टेकर है, जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, है ना, पिता हैं, माँ हैं, जो भी टैक्स, वो उसको टैक्स चुकाने के लिए एसएससी माने जाएंगे, इसलिए उनको डीम्ड एसएससी कह दिया जाता है। तो ऐसी जितनी भी परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो एसएससी है वो किसी भी कारण से टैक्स देने की स्थिति में ना हो, तो ऐसे उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो व्यक्ति हो गया जो उसके लिए चुकाएगा, उसको हम डीम्ड एसएससी कह देते हैं, यानी वो उसके लिए कार्य करेगा। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने समझा, वो था आपका करदाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देखें, ये लिखा है पर्सन। इसको हम बोलते हैं व्यक्ति, हिंदी शब्द हो गया इसके लिए। तो व्यक्ति, इनकम टैक्स में जो पर्सन शब्द है ना, वो इन सब लोगों के लिए उपयोग में आता है। आप लिस्ट में देखें, एक एक करके हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ये टोटल आपके 7 हैं। तो ये 7 जो अलग अलग हैं व्यक्ति, वो सारे पर्सन की परिभाषा में आते हैं। तो देखते हैं क्या है, क्यों है, वो हम दोनों ही बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है क्या। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है? मैं एक इंडिविजुअल हूँ, है ना। इसको हिंदी शब्द जो है वो है व्यष्टि, व्यक्ति और व्यष्टि। तो इंडिविजुअल का मतलब हो गया व्यष्टि। तो हर कोई व्यक्ति व्यष्टि, जैसे मैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, अगर कोई भी व्यक्ति आप जानते हैं व्यष्टि, इंडिविजुअल क्या होता है, तो उस पर टैक्स जो है
वो इनकम टैक्स लगेगा। आप इसको ऐसे समझें कि इसके अंतर्गत पर्सन शब्द लिखा है कि इनकम टैक्स जो है वो हर व्यक्ति पे लगेगा, और व्यक्ति में ये 7 आएंगे, इसका मतलब इन सब पे टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले हम खुद आ गए सारे लोग, ठीक है। ये हुआ आपका इंडिविजुअल, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। नंबर 2 आपका हुआ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप जानते हैं कि जो हमारा पुराना कल्चर है उसके अंतर्गत लोगों का एक सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और एक पूरा एक साथ मिलकर HUF चलाते हैं, यानी पूरा घर एक ही बिजनेस में लगा हुआ है, सारा काम वही करते हैं, प्रोडक्शन वही करते हैं, वही बेचते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है बिजनेस का वो HUF कहलाता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन HUF के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो ये HUF कहलाया। उसके बाद में आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एक साथ मिलकर पूरा परिवार काम करता है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें हेड ऑफ दी जो फैमिली होता है वो व्यक्ति क्या करता है, सारे बिजनेस का ध्यान रखता है और वो ही टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, ठीक है। तो ये भी व्यक्ति माना जाता है, उस पर भी टैक्स इसी के अंतर्गत लगता है, इनकम टैक्स। उसके बाद में थर्ड लिखा है कंपनी। कंपनी आप सभी जानते हैं, पढ़ के आए हैं 12th क्लास में, तो आपको पता है कंपनी क्या होती है। और वैसे आज की डेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, जितनी भी कंपनियां होती हैं सबको टैक्स देना होता है, उन पे भी इनकम टैक्स लागू होता है। क्योंकि ये सारे, हर बार में एक बात याद रखनी है, ये सारे व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं, और जो व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं, पर्सन हैं, उस पर टैक्स लगेगा। फर्म एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म पे भी टैक्स लगता है, ये भी व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं। AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो इसमें आप ये समझ लें जो संस्थाएं होती हैं ना, सेवा समितियां और ये सारे, वो AOP के अंतर्गत आते हैं। ट्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी ट्रस्ट वगैरह जितने भी हैं तो वो भी टैक्स के क्राइटेरिया में आते हैं, वो भी पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, उनको भी टैक्स देना होगा। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब हो गया नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे है ना, म्यूनसिपलिटी, ये आपके किस में आते हैं, लोकल अथॉरिटी में आते हैं, इनको भी टैक्स देना होता है। ये भी इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं, और व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगता है, तो इन सब पे भी टैक्स लगेगा। क्लियर। उसके बाद में आपके लास्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत हम यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी पे टैक्स लगेगा, उनको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, है ना, उन सब पे भी क्या लगता है, इसके अंतर्गत टैक्स लगता है। तो आप ये देखें कि हमने व्यक्ति से शुरू करके भगवान तक सब पे टैक्स लगाया है, यानी इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में कोई भी बचता नहीं है। अगर इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, आपको ये ऑन टिप्स याद होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल पर्सन, ये सारे पर्सन की परिभाषा में आते हैं, ये सब व्यक्ति हैं और इन पे टैक्स लगेगा। क्लियर। अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है आपका ये असेसमेंट ईयर, इसको हम कहते हैं AY, असेसमेंट ईयर। तो बच्चों असेसमेंट ईयर जो होता है वो होता है जिस नियम से, चूँकि आपको एक और बात मैं बता दूं कि इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वो हर साल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, टैक्स कैसे लगाए जाएं, किस रेट से लगेगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हर साल इसको देता है। तो वो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो असेसमेंट ईयर के होते हैं। क्लियर। रूल्स असेसमेंट ईयर के साथ ही में एक और शब्द अभी समझ लेते हैं तुरंत ही, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष, पिछला वर्ष। ये दोनों शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम जो इनकम गत वर्ष में कमाते हैं उस पे टैक्स जो है उसके अगले वर्ष में लगता है, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 20 और 21, तो 20-21 तो हो गया असेसमेंट ईयर, और इस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 19-20। ठीक है, तो 19-20 की इनकम होगी और टैक्स जो है वो आपके असेसमेंट ईयर के रूल्स से लगेगा, जो कि आपका हो गया 20 और 21। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे लिए जो असेसमेंट ईयर है, अभी जो विद्यार्थी हैं
उनके लिए है 2000 जो वर्ष चलता है, तो अभी जैसे 2020 चलता है तो 2020-21 ये आपके इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, हट गया है, अच्छा है, क्योंकि परमानेंट नहीं होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो 20-21 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर जो है वो 19-20 हो जाएगा, एक साल पहले, नाम ही प्रीवियस ईयर है, तो हर असेसमेंट से पहले वाला जो है वो प्रीवियस ईयर है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट समझ इसलिए है क्योंकि रूल्स जितने भी होते हैं, यानी आप देखें इनकम टैक्स की जो बुक होती है उसके ऊपर ही ऊपर ये बात सबसे पहले पेज पे लिखा होगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर से ही उसके रूल्स होते हैं, उस साल के नियम होते हैं, इस बार टैक्स किस दरों से लगेगा, वो सारे उस असेसमेंट ईयर में होते हैं और उसी से तय होता है कि वो कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगेगा। तो आप लोगों को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्लियर होने चाहिए। मैंने अभी बता दिया, आज जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो अभी जो ईयर चल रहा है जिसमें आप वर्तमान में हो वो ईयर असेसमेंट ईयर होता है। तो अभी 20-21 है, वो असेसमेंट ईयर हो गया। और इससे पहले जिसमें आपने पैसा कमाया था वो क्या हो गया, प्रीवियस ईयर 19-20। और इनकम टैक्स में ये भी बात आप ध्यान रखें, आप पहले पैसा कमाते हो, गवर्नमेंट कहती है आप पहले एक साल पैसा कमा लो, अगले साल टैक्स दो, फिर अगले साल पैसा कमाओ, उसके अगले साल टैक्स दो। तो इस तरीके का सिस्टम चलता है। तो हर बार दो चीज़ें साथ में चलती है, प्रीवियस ईयर कमाने का, असेसमेंट ईयर टैक्स चुकाने का, फिर जो असेसमेंट है वो प्रीवियस बन जाता है और इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक बात ही याद रखनी, जो ईयर चल रहा है वो असेसमेंट ईयर है और उससे पहले का प्रीवियस ईयर है। क्लियर। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर साल जो टैक्स के रूल बदलते हैं, तो बदलते हुए रूल्स में हमारे, अब जैसे मान लो मैं किसी को ये पूछता हूँ भैया मेरा जो इनकम है 2004-05 में जो मैंने इनकम कमाई थी 2004-05, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, तो उससे एक साल पहले का हो गया 4-5 के लिए क्या हो जाएगा 5-6, वो आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपके लिए, आप उसको थोड़ा सा सीख जाएं, बस मेरा ये उद्देश्य है, इसलिए एक बार और पूछ लेता हूँ कि जैसे मान लो मैं पूछता हूँ कि मेरा जो 2011-12 में जो मैंने इनकम कमाई उस पर टैक्स कौन से असेसमेंट ईयर से लगेगा। तो 11-12 में इनकम कमाई थी तो असेसमेंट ईयर उससे एक आगे का चलेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा 12-13। और अगर मैं कहता हूँ कि 12-13 के असेसमेंट ईयर के लिए मेरी इनकम कौन सी होगी, तो आप कहोगे 11-12। तो प्रीवियस से एक आगे असेसमेंट और असेसमेंट से एक पीछे प्रीवियस ईयर। तो ये दो आपको याद रखने हैं, AY और PY बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, इनकम। इनकम में क्या होता है कि बहुत सिंपल सा है। वैसे तो इनकम को इनकम टैक्स ने खुद जो लॉ है उसमें कहा कि भाई हर तरह से कैसे ही पैसा कमाओ उसके अंतर्गत आएगा, एक एक तो बता ही नहीं सकते कैसे होगा, पर मुख्य रूप से जो इनकम में आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नौकरी करते हो, सैलरी कमाते हो, इनकम है। वेजेज इनकम है, मजदूरी करते हो। उसके बाद में आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में जो प्रॉफिट कमाते हो वो इनकम है। उसके बाद में आपके मान लो आपके पास एक बड़ा मकान है, आप उसको किराए पे देते हो, दुकान है किराए पे देते हो, तो किराए से जो पैसा मिला वो इनकम है। आपके पास बैंक में FD है, FD पे ब्याज मिलता है, वो इनकम है। आपके किसी को लोन उधार दे रखा है, उससे जो आपको पैसा मिलता है वो इनकम है। आपने शेयर मार्केट में लगा रखा है, ख़रीदने और बेचने से पैसा कमाते हो, वो इनकम है। और आप ये समझ लें कि जैसे किसी ने कौन बनेगा करोड़पति पैसे जीते तो वो इनकम है। तो ये सारे किसी भी तरीके से पैसा कमाना है ना, लॉटरी में, शर्त में, बारिश आएगी नहीं आएगी शर्त लगी है, लाखों रुपए कमा लिए, तो वो भी सारे इसमें आएंगे। तो इनकम किसी भी तरीके से आप पैसा प्राप्त करते हो वो इनकम कहलाती है और इनकम के अंतर्गत आती है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इसमें हमने आज जो बातें देखी वो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन ले तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पार्ट में हमने ये सीखा कि भाई इनकम टैक्स होता क्या है, इसके बेसिक बातें क्या हैं, और दूसरा हमने इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जितनी थी वो हमने पढ़ी। अभी और भी आएंगी आगे, लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना, पूरा देखना अच्छे से,
और आगे से आगे लोगों को इसके बारे में बताना, और आपको कैसा लगा उस पर कमेंट भी कर देना, है ना। कोई आपको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ लेनी है तो वो भी हम आगे वाले वीडियो में उसको और साथ में लेते हुए चलेंगे। चूँकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे हम इसके कैसे कैलकुलेट करते हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू, बाय।